रुद्रप्रयाग जनपद के जखोली विकासखंड के पूर्ण सिंह गहरवाल जी, बहुत सारे मुद्दे उत्तराखंड में इन दिनों चल रहे हैं। खासतौर पे सरकार ने जो समान नागरिकता संहिता कानून जो लाई है यूसीसी, उसको लेकर विपक्ष बहुत सारे सवाल भी उठा रहा है। उसी को लेकर बातचीत करेंगे और उसके अलावा जो ईडी की छापेमारी चल रही है, हल्द्वानी में जो घटना हुई है, उन सब विषयों पर भी बात करेंगे। पहले तो सर बहुत स्वागत है आपका अपने जिला रुद्रप्रयाग। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सरकार यूसीसी कानून लाई है, कैसे देखते हैं इस कानून को आप? मैंने इस कानून का जो अध्ययन किया है उसमें बहुत सारी कमियां और बहुत सारी खामियां पाई। कानून लाना अच्छी बात है। कानून, जो भी कानून बनता है वो जनता के हित के लिए बनता है और इसका मूल उद्देश्य यही है कि समान नागरिक संहिता, मतलब सबके लिए एक कानून हो। इस देश में, इस प्रदेश में जो रहने वाले हैं, चाहे कोई किसी भी जाति की हो, किसी वर्ग की हो, किसी भी उसकी हो, तो सबके लिए एक जैसा कानून हो। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये कानून का तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन जो इसमें कमी है, जो खामियां हैं, वो बहुत बड़ी हैं। उसमें ये नहीं लगता है कि ये इस कानून को बनाने का सही उद्देश्य रहा होगा या सही मार्गदर्शन इसको मिला होगा। सबसे पहले तो हमने ये कहा कि आप तो समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं कि सबको एक अधिकार हो, सबके लिए एक कानून बने। उत्तराखंड सरकार ने पंचायत राज एक्ट बनाया, सरकार ने बनाया, जनता ने नहीं बनाया। और उस पंचायत राज एक्ट में सरकार ने ये कहा कि 13 स्तरीय पंचायत चुनाव जो होंगे, ग्राम पंचायत के प्रधानों के, क्षेत्र पंचायत के, जिला पंचायत और वार्ड मेंबर के 4 किस्म के चुनाव होते हैं। तो इसमें सरकार ने ये कहा कि इसमें हाई स्कूल पास होना चाहिए। हमने स्वागत किया। जो पढ़ा लिखा होगा वही तो ग्राम पंचायतों को, सरकार को चला पाएगा। बिल्कुल। और इसके 2 बच्चे भी होने चाहिए, 2 बच्चों को, क्योंकि 2 चीजें का भी स्वागत करते हैं कि भाई आप कर दिया, एक भाई पंचायत का प्रधान बन गया, अब दूसरा भाई उसी मां उसी बाप का बेटा अगर विधायक का चुनाव लड़ता है या लोकसभा का चुनाव लड़ता है तो उस पर वो लागू नहीं है। उसके 10 बच्चे भी हो तो वो लड़ सकता है। वो अंगूठा टेक है तो भी लड़ सकता है। उसके लिए वो कानून नहीं है। अब एक ही घर में आपने 2 कानून बना दिए, तो समान नागरिक संहिता कहां से हुई? कहां से यूसीसी हुई? पढ़ा लिखा बच्चा प्रधान और अनपढ़ विधायक। हाँ, उसका हाई स्कूल पास होना बहुत जरूरी है, जो ग्राम पंचायत का प्रधान बनेगा। और जो विधायक बनेगा वो मुख्यमंत्री भी बन सकता है, वो कैबिनेट का मंत्री भी बन सकता है। और कैबिनेट का जो मंत्री बनेगा उसका सेक्रेटरी जो है, सचिव जो है आईएएस होता है, और आईएएस ही नहीं होता, सीनियर आईएएस होता है। बिल्कुल। तो आपने उस विधायक के लिए भी कोई क्वालिफिकेशन करनी थी कि भाई विधायक को भी फलानी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तब चुनाव लड़ सकता है। या आपको मुख्यमंत्री बनना है तो आपकी भी कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए थी। आपको देश का प्रधानमंत्री बनना है तो उसके लिए भी कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए थी, क्योंकि देश चलाना है। ये तो आपने प्रधान के लिए तो कर दी, हमने स्वागत कर रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर जो कानून बनाया है वो तो अलग चीज। जो यूसीसी कानून है, अगर उसमें देखें तो उसमें, क्योंकि यूसीसी कानून में सबसे ज्यादा विवाह संबंधी कानून उसमें बनाए गए हैं। विवाह माने ये भी कहा जा रहा है कि उसके अंदर 2010 के बाद हर आदमी को मैरिज सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके अलावा जो मैरिज सर्टिफिकेट वाला भी ठीक है, लेकिन जो दूसरा है इसमें जो लिविंग रिलेशन वाला जो कानून आया है इसमें, ये भी हमारी समझ में नहीं आ रहा है और न इस जनता की समझ में आएगा। ये एक आदमी अगर बंबई का है और वो लिविंग रिलेशन में रहना चाहता है, उत्तराखंड आएगा, उत्तराखंड वो सर्टिफिकेट बना करके फिर बंबई चले जाएगा, तो क्या बंबई में उसका वो सर्टिफिकेट का वैल्यू माना जाएगा? नहीं, वो तो उत्तराखंड के लिए, वो तो उत्तराखंड के लिए है ना। और उत्तराखंड में जो बाहर से आएंगे और यहाँ लिविंग रिलेशन में रहेंगे तो क्या उन्हें का सर्टिफिकेट बनाता रहेगा उत्तराखंड? बिल्कुल। ये समझ में आ रही है आपकी? या उत्तराखंड का आदमी अगर बंबई जाएगा तो वहां तो वो बिना सर्टिफिकेट का रहेगा और यहाँ उसको सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। फिर उसमें ये भी है कि वो उसको रजिस्ट्रेशन भी करना है और अभिभावकों का सुझाव भी लेना है, उनके समझौते के तहत भी देना है। तो उसकी जो अवैध संतान होगी वो भी मानी जाएगी। बिल्कुल। तो फिर शादी में उसमें अंतर क्या है?
बिल्कुल, अवैध संतान को भी उसका पूरा हक दिया जाए। अवैध संतान को पूरा हक आप देंगे, बाप की संपत्ति में आप बाप की संपत्ति में उसको पूरा हक देंगे। और जो पारिवारिक सदस्य हैं, चाहे महिला के हैं चाहे पुरुष के हैं, उनका भी समझौता होगा और रजिस्ट्रेशन भी होगा सरकार में। बिल्कुल। तो फिर किस प्रकार से मानेंगे आप उस कानून को? हाँ। मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा कि मैं कानून का बहुत बड़ा जानकार हूँ या मैं बहुत बड़ा वकील हूँ, लेकिन इस देश के नागरिक होने के नाते इसमें जो कमी आती है वो बोलने का अधिकार हमें भी है। बिल्कुल। और जो जानकारी हमारे पास है वो बोलनी भी चाहिए। अब आपको जब बम्बई, यहाँ का कानून बम्बई आपका चलना नहीं, यहाँ का कानून बगल पे आपका यूपी में चलना नहीं है, यहाँ का कानून आपका बगल वाला राज्य हमारा हिमाचल उसमें चलना नहीं है, तो जब बगल वाला हरियाणा है उसमें चलना नहीं है, चंडीगढ़ है वहां चलना नहीं है, तो फिर ये क्या लिविंग रिलेशन हुआ, क्या हुआ इस कानून को? तो ये कमियां हैं। फिर दूसरी बात यह है कि ये जो कानून है इसको पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए था। ठीक है, उत्तराखंड से आपने लागू किया, उसका भी हम स्वागत करते हैं। वैसे आप तो यहाँ से प्रशिक्षण कर रहे, छोटा राज्य है, यहाँ के लिए तो कोई विकास की और बड़ी योजना ही कोई बनाते तो अच्छी बात होती। लेकिन अगर आपने ये कानून बना दिया था तो इसको सही तरीके से बनाना चाहिए था और सब लोगों की राय, जनता की जिसके लिए कानून बनता है उनकी राय इसमें ले लेनी चाहिए थी, पक्ष और विपक्ष की दोनों सबकी राय इसमें ले लेनी चाहिए थी। अब आप यहाँ तक समझिए कि एक तो ये पंचायतों वाला हुआ, दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि फौज की मैं बात करूं, 2 भाई हैं, एक आर्मी में है, आज एक आपका अग्निवीर है, दोनों फौज में है। बिल्कुल। और दोनों एक ही बाप माँ बाप की संतान है, एक ही गांव की है और एक ही धर्म से है, एक ही जाति से है और दोनों का काम एक ही है, देश सेवा करना। बिल्कुल। जो काम आर्मी वाले का देश सेवा करना है वो काम अग्निवीर का भी है। जो शपथ आपने उसको खिलाई है वो इसके लिए भी है। बिल्कुल। अगर दुश्मन आता है तो उसको भी अटैक करना है, इसको भी अटैक करना है, समान चीज। ऐसा तो है नहीं कि जो आर्मी वाला है वो करेगा, ये चुप पीछे से चुप रहेगा। कोई पटवारी का चपरासी तो है नहीं कि पटवारी जी कार्रवाई करेंगे और चपरासी देखते वो करेंगे, उनके कहने का वो करेंगे। तो इसमें आपने उनका जो है आपने सर्विस अलग प्रकार से रख दी, उनका 4 साल का रख दिया, उनका परमानेंट रख दिया और फिर वेतन विसंगति हो गई। फिर अगर दोनों लड़ाई में जाते हैं और दोनों जो है आतंकवादी के हाथों मारे जाते हैं या शहीद हो जाते हैं तो फिर उसका दाह संस्कार अलग प्रकार से होगा, इसका अलग प्रकार से होगा। एक संस्कार और भी आ गया है और उसका इनको तो लड़कियां भी नहीं मिल रही है। वो तो दूसरा प्रश्न है, वो तो सामाजिक प्रश्न आ गया, तब तो सामाजिक संकट तो सामाजिक संकट आ गए हो। लेकिन जो आप समान नागरिक संहिता की बात करें उसकी खामियां में गिना रहा हो, पूरे देश में इसको लागू होना है क्योंकि उत्तराखंड में लागू हुआ है तो देश के प्रधानमंत्री ने स्वागत किया है और पूरे प्रदेश के राज्यों ने इसका स्वागत किया है कि बहुत अच्छा कानून है। तो इसका मतलब पूरे देश में होगा, जो अच्छा है तो पूरे देश में होगा। लेकिन जो ये कमियां हैं उनको दूर होना चाहिए। अब आप यहां समझिए कि ये प्रश्न वहां पर खत्म हुआ। दूसरी बात ये आती है कि सरकार के जो करिंदे हैं, जो काम करने वाले हैं, जो सरकार के सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो संविदा के टीचर हो, चाहे संविदा के कर्मचारी हो, चाहे आपके ये मित्र शिक्षक हो और तमाम किस्म के इन्होंने समय की है, तो वो भी दोनों भाई हैं और वो भी गांव के हैं। आज स्कूल एक ही है, विषय भी एक ही है। अगर एक अंग्रेजी का प्रवक्ता इंटर कॉलेज का 1 लाख रुपए वेतन पा रहा है तो दूसरे भाई को आप 20,000 दे रहे हैं, वो भी अंग्रेजी का ही है प्रवक्ता और उसी विषय को पढ़ा रहा है। और रिजल्ट देने की जिम्मेवारी, जो बोर्ड का रिजल्ट होगा, रिजल्ट देने की जिम्मेवारी जितनी 1 लाख वाले की है उतनी 25,000, 20,000, 15,000 वाले की भी है। बिल्कुल। और उसको आप वो वेतन दे रहे हैं, उसको आप वो दे रहे हैं। यहां आप समान नागरिकता की बात करते हैं और इस कानून को आपने बना दिया अपनी पीठ अपने आप थपथपा रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो ये भी हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि आपने ये बात कर दी। तीसरी सबसे बड़ी बात आती है कि देश की जनगणना आपने करवाई, हमने नहीं करवाई, आपने करवाई। आपने कहा कि हमारे देश की जनसंख्या 130 करोड़ है और 130 करोड़ की जनसंख्या में उसका 50% ठीक, 1% भी कम नहीं, 50% महिला है और 50% पुरुष है, ये हमने माना।
और उसी से धरती चल भी रही है। तो 50% पुरुष सब उससे चलेगी, नहीं तो अगर कम ज्यादा होंगे तो फिर बैलेंस खत्म हो जाएगा, नहीं चलेगी। तो वो तो आपने ठीक कर दिया जनगणना करवा करके। अब आपने राजनीतिक आरक्षण 33% दे दिया और पीठ अपने थपथपा रहे हैं। जिसका हक 50% था उसको आपने 33 दे दिया और फिर पीठ अपने थपथपा रहे हैं कि हमने बड़ा काम कर दिया। ये कहाँ का बड़ा काम हुआ? और फिर समान नागरिक सहायता यहाँ आएगी, यहाँ समान नागरिक सहायता आएगी यहाँ कि समान होते हुए भी आपने उनका 70% कम कर दिया, उनको 33 दिया। आज उत्तराखंड की सरकार जो है कह रही है कि नौकरी में हमने 30% महिलाओं के लिए आरक्षण कर दिया। आपने 30% महिलाओं का आरक्षण किया कि 20% महिलाओं का हक छीना? आप समान नागरिक सहायता आपने लागू की है तो इसमें यही तो क्या है कि प्रत्येक आदमी को उसका अधिकार मिले। तो अधिकार मिला है कि छीना है? आपने 30% आरक्षण दिया है कि 20% छीना है उनका? ये बताइए ना आप। अगर इस मामले को हम कोर्ट में जाएंगे या आम जनमानस से, उत्तराखंड के जनमानस से इस बात को पूछे कि सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने महिलाओं को आरक्षण दिया है, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो चाहे सर्विस के क्षेत्र में हो, तो 50% जब आपकी जनसंख्या 50% पुरुष भी है। अगर पुरुष 70% होता और महिलाएं 30% होते तब तो ठीक था। लेकिन कि जिस महिलाएं तो पुरुष के कोटे से भी कर सकते, जैसे चुनाव तो पुरुष सीट पर भी लड़ देती है महिलाएं 30-33%। तो अगर कोटे से लड़ सकते हैं तो आरक्षण ही मत करो, आरक्षण ही मत करो। कोटे से अगर लड़ सकते हैं तो आरक्षण ही मत करो, फिर मत बांटो, वोट की राजनीति मत करो। फिर तो जिसकी काबिलियत होगी वो होगी। आप महिलाओं को आरक्षण देने के बजाय उनको शिक्षा बनाओ ना, शिक्षा में दो आरक्षण। आप उनको शिक्षा में आरक्षण दो ना। आप ये कहो ना कि पुरुष अगर इंटर पास करता है तो उसके लिए फीस निर्धारित है, और महिला करती है, लड़की करती है तो उसके लिए इस फीस में सब्सिडी है। या गरीब घर की लड़की है तो उसको पढ़ाइए आप, और नौकरी में आरक्षण मत करो। तो नौकरी में तो फिर अपनी काबिलियत से लगेगा, जिसकी जो काबिलियत होगी। तो समान नागरिक सहायता की बात यहाँ में हम समझते हैं। तो इसमें ये तो छोटी मोटी कमियां मैंने बताई हैं। और भी इस प्रदेश में बुद्धिजीवी होंगे, औरों के पास भी कोई विवेक होगा, और भी इस बात को रखेंगे कि भाई यार समान नागरिक सहायता की अगर आप बात करते हैं तो आप क्यों नहीं करते? क्या चीज? अब सबसे बड़ी बात ये आ गई आपकी कि मूल निवास और अस्थायी निवास की, मूल निवास और अस्थायी निवास की जो बात आ गई, तो ये भी बड़ा झमेला है। और भू कानून, उत्तराखंड राज्य की मांग जो है इसीलिए की गई थी। उत्तराखंड राज्य मांगने का मूल उद्देश्य था कि हमारी जल, जंगल और जमीन हमारे पास है। न तो हमारे पास जल है, आप देख लीजिए कि जल आपका जो है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री से नदी बह रही है, और हरिद्वार तक वो जल भी नहीं, गंगा जल भी नहीं है। जब वो हरिद्वार मिलता है तब गंगा जल होता है। हम उस पे जब वो ऋषिकेश यहाँ पहुंचता है तब उसमें राफ्टिंग होती है, ऊपर उसमें राफ्टिंग नहीं हो रही है। यहाँ जब पहुंचता है तब उसकी ईंट बजरी पत्थर उसके काबिल होता है। यहाँ से फिर ऊपर जा रहा है, वहाँ ईंट बजरी पत्थर भी हम नहीं कर सकते। वहाँ जो यहाँ उसकी सिंचाई हो रही, पूरे भारत के खेतों को सिंच रही है हमारी वो। और वहाँ जो 20 मीटर की दूरी पे जो ऊपर हमारे खेत है वो बंजर पड़े हुए हैं। वहाँ वो जल से उसकी सिंचाई नहीं होती है। अगर जल से सिंचाई होती तो रोजगार मिलता, वो ध्यान लगते। बासमती जो उनकी बासमती थी, वो बासमती तो वहां होनी चाहिए थी ना जहाँ वो था, जल था, जहाँ जल था। तो वो जल हमारे किसी काम का नहीं है, किसी भी हालत में, किसी भी दशा में नहीं है। मैंने रुद्रप्रयाग की बैठक में कहा भी था कि आप रुद्रप्रयाग से और धारी देवी तक राफ्टिंग का काम चलाओ, इसका लाइसेंस दो, और इसमें सरकार को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो राफ्टिंग वाले जिनके पास लाइसेंस है वो अपने आप आएंगे, और उनको रोजगार मिलेगा और पर्यटक भी बढ़ेगा। तो ये हमारी किसी काम की। और जंगल की पे आए आप, अब जंगल ये है कि पर्यावरण हम दे रहे हैं देश को पर्यावरण हम दे रहे हैं, और हम एक भी पेड़ नहीं काट सकते। पहले जो है राजा के टाइम पे और देश आजादी के टाइम पे भी जमाना बोलते थे उसको, हर गांव में हर साल 5 पेड़ दिए जाते थे, और जंगलात के अधिकारी कर्मचारी जाते थे और घर लगा के चले जाते थे छपान करके। और ग्राम पंचायत का प्रधान बताता था कि जिस इसकी मकान बन रही है आप दरवाजा खिड़की से बनाए। अब वहां दरवाजा खिड़की नहीं बनती है, यहां से बन के जा रही है, यहाँ पेड़ काटे जा रहे होंगे, वहां नहीं कट रहे हैं, वहां पर्यावरण की ड्यूटी हमारी हो गई। और हमने ये कहा था कि हमको पेड़ काटने का अधिकार मत दो, हमें पेड़ नहीं काटनी है, हम तो देशभक्त है, हमने पर्यावरण बचाना है। लेकिन जो पेड़ अपने आप गिर जाते हैं, जिसको चुगान की लकड़ी बोलती है, बिल्कुल
जो कि बर्बाद हो जाता है। उस पर आप हमें हमारा अधिकार दीजिए और हर न्याय पंचायत में आप एक आवा मशीन लगाओ, 4 आदमियों को रोजगार मिलेगा। अब उनको वहां उनको जो है रोजगार मिलेगा, लकड़ी भी मिलेगी, बिल्कुल हर किस्म के फायदे होंगे। हमने कहा था कि हमको आप इसका ये क्या कहते हैं, खनन का काम मत दो, हमको आप वो वाला काम दो जो बरसात में सड़कें टूट जाती हैं, उसके पत्थर आते हैं, वो चुगान वाले पत्थरों का वो दो आप, और क्रेशर मशीन लगाओ, 4 आदमियों को रोजगार दे दो हर न्याय पंचायत में, तो रोडी बजरी पत्थर बनेगा। बिल्कुल इस समय ग्राम पंचायतों में काम हो रहे हैं, वहां काम हो रहे हैं, यहाँ का काम हो रहे हैं, तो सारी टाइल्सें जो है यहाँ से जा रही हैं, बिल्कुल सारी ईंटें यहाँ से जा रही हैं, तो वहां निर्माण नहीं हो सकता था, वही बंद होता, वहां बन सकती थी ना, बिल्कुल बंद। जबकि भूस्खलन की हमारे पास पत्थर ही तो है, पहाड़ी तो है, वैसे तो हमको पहाड़ी बोल रहे हैं, और जब हमको उस पे अधिकार की बात होती तो तब हम पहाड़ी नहीं है, और वो पत्थर जब बैठ के नीचे आ रहा है तो फिर ऊपर जा रहा है, बिल्कुल, लेकिन वहां उसके वो यूज में नहीं है। अब भूमि की आप बात करें, अब भूमि की बात में आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप इस केस से बद्रीनाथ तक चलिए और फिर गंगोत्री वाले रोड पे चलिए। जिस आदमी का होटल दिल्ली में है और जिसका बम्बई में है, उसका यहां भी है, और वो ये अयोध्या भी बना रहा, अयोध्या भी वो क्या है। तो 3-4 लोगों ने कहा कि हमारे तो गुप्त काशी में भी है, तुम कहाँ के रहने वाला, हमने कहा हम तो केदारनाथ। उन्होंने कहा वहां तो हमारा होटल है जो वहां बना रहे हैं आजकल, कहा अयोध्या में, तो उनका वहां भी है। वहां भी मैंने देखा अयोध्या में कि अयोध्या तो बना रहे हैं, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि साहब हमने अयोध्या को चमका रहे, लेकिन किसके लिए चमका रहे हैं? जो वहां का स्थानीय गरीब आदमी हमारे तरह उसके लिए नहीं चमका रहे हैं। जो बड़ा बिजनेसमैन है जिसके पास करोड़ों रुपए होटल बनाने के लिए है, जिसके पास पर्यटक क्या गरीब आदमी रोकेगा पर्यटक को? गरीब तो नहीं रोक पाएगा ना, बिल्कुल। गरीब आदमी न तो टैक्सी ले सकता है, न जहाज ले सकता है, प्राइवेट हेलीपैड भी बनेंगे वहां, प्राइवेट होटल भी बनेंगे, अन्ना होटल बना सकता है, तो रोजगार किसको दिया आपने? अब वो तो गुजरेगा, फिर वो तो वहां से हटेगा, फिर झुग्गी झोपड़ी में जाएगा। तो सीधा यहाँ सवाल ये उठता है ना कि हम राज्य गठन के बाद से जल जंगल जमीन की बात कर रहे हैं, तो सब और राज्य निर्माण के पीछे मूल अवधारणा भी वही थी कि हमारे जो जल जंगल जमीन है उस पे यहाँ के मूल निवासियों का अधिकार हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार तो आपकी भी रही है सत्ता में, और बारी बारी से भाजपा कांग्रेस रहे, आपकी सरकार ने क्या किया है? मेरा कहना यह है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने बराबर राज किया है। आपने ये भी कहा कि लोग ये कह रहे हैं, स्वयं भारतीय जनता पार्टी की या हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 17 साल तक कांग्रेस ने राज किया। हमारी भी जो कमियां हैं, जो उपलब्धि है, वो भी हम बता रहे हैं। हम अब कहीं पर इस प्रकार से नहीं कह रहे कि, लेकिन कांग्रेस पार्टी का काम करने का तरीका कुछ अलग था। कांग्रेस पार्टी ने चाहे कोई कानून बनाया या चाहे कोई बड़ा काम शुरू किया, आप कांग्रेस के टाइम पे आज हर आदमी ये कह रहा है कि परसों कोई मेरे को पूछे थे कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो तो मुफ्त में राशन दे रही है या पेंशन दे रही है। हमने कहा ये देश 1947 में आजाद हुआ था, और 1947 में किस हालत में देश आजाद हुआ था, उस समय क्या था देश के पास, जरा आप अनुमान लगा दीजिए। लेकिन उस समय की स्थिति को देखते हुए भी उस समय की सरकार ने भी निर्भर वर्ग आवास, समाज कल्याण में विधवा पेंशन, वृद्ध पेंशन, विकलांग पेंशन और तमाम सारी योजनाएं चलाई, और सुरक्षा के क्षेत्र में चाहे गढ़वाल रेफल हो, चाहे कुमाऊं रेफल हो, चाहे अन्य रेजिमेंट हो, उनकी स्थापना की, बड़े बड़े स्कूलों की स्थापना की, बड़े बड़े हेलीपैड बनाए। इस समय में सरकार ने भाषण देने के अलावा तो राम जी के कंधे में बंदूक रख करके रखने वाली बात है, जैसे नहीं कहते दूसरे के कंधे में बंदूक रख करके चलाना, तो ये तो राम जी के कंधे में बंदूक रख करके सरकार चल रही है। राम जी के पीछे सरकार, भगवान के भरोसे सरकार चल रही है, राम जी के नाम पे चल रही है। इसके अलावा इसमें कोई विकास कोई बताए? कोई एक लाख पैसे का विकास आप उत्तराखंड राज्य बन गया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उत्तराखंड राज्य में ठीक कह रहे हैं, आपकी कांग्रेस और बीजेपी की सरकार रही है, लेकिन उत्तराखंड राज्य जिन उद्देश्यों के लिए बना था, जिन उद्देश्यों के लिए शहादत हुई थी, 42 आदमी की इसमें जान गई और बहुत बड़ी शहादत इसमें थी। और बहुत बड़े, हमने तो ये सोचा था कि जिस दिन उत्तराखंड राज्य हमें प्राप्त हो जाएगा उस दिन हमको बहुत बड़ी चीज, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आज ये प्रदेश भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। आज हमारी पहचान क्या है? भ्रष्टाचार के नाम से हमारी पहचान है कि हम भ्रष्टाचारी हैं। आप ये बता दीजिए कि तब से अभी तक मैं विकास खंड जखोली से हूं, और जखोली में इन 22-24 सालों में एक प्राइमरी स्कूल कोई बता दे, एक एनएम सेंटर कोई बता दे,
एक नहर का निर्माण कोई बता दे, एक हॉस्पिटल का निर्माण कोई बता दे, तो जब जखोली में नहीं हुआ तो अन्य जगह भी नहीं हुआ होगा। बिल्कुल। तो इसके लिए तो हम जो भी सरकारें आई उनको दोषी मानते हैं, और उस जनता को स्वयं को भी हम दोषी मान रहे हैं कि हमने जो ये उत्तराखंड की मांग की थी उस समय हमने बहुत बड़ी गलती की। सर मेरा भी फुटा हुआ, 2 हिस्से में हो रखे थे। इस केस में मेरे को भी पुलिस की लाठी पड़ी, मैं भी 17 दिन तक हॉस्पिटल में रहा। ये सर फुटा हुआ है मेरे बीच में। तो उत्तराखंड का आंदोलन प्रत्येक व्यक्ति ने किया, प्रत्येक माता बहन ने किया, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए किया था उस उद्देश्य की कहीं पर प्राप्ति नहीं की। वो उसका रिजल्ट 0 और -0। जैसे आप 0 से 0 को जोड़ेंगे तो हासली 0 आएगी, 0 से 0 को घटाएंगे तो हासली 0 आएगी, और 0 से 0 को गुणा करेंगे तो हासली 0 आएगा, उससे 0 से 0 को भाग देंगे तो हासली 0 आएगी। वो 0 ये उत्तराखंड का ये मानता हूं मैं, वो 0 है, चाहे सरकार किसी की भी हो। जब तक जनता जागरूक नहीं हुई और जनता ने अपने अधिकारों को नहीं समझा, तब तक देश का हो, चाहे प्रदेश का हो, चाहे गांव का हो, चाहे स्वयं का हो, विकास होना असंभव है। बहुत सारे नौजवान हैं जो अब भू कानून और मूल निवास को लेकर, आज टिहरी में भी एक महारैली थी, वहां पर बड़े जोर शोरों से मूल निवास और भू कानून को लेकर, क्या लगता है कि राज्य के लोगों में फिर से चेतना आएगी इसको लेकर? या बिल्कुल आनी चाहिए, और माता बहनों को इसमें भाग लेना चाहिए। माता बहनों को सबको आना चाहिए। लोगों को ये पता ही नहीं चल रहा है कि मूल निवास भू कानून है क्या? लोगों को आज तो शिक्षित है, और फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया है, आप लोगों के द्वारा भी सबको पता चल जाता है कि क्या हुआ। अभी विधानसभा में जो भर्तियां हुई थी और 100 से जो बाहर के लोग लगे थे, तो उसमें तो सबको पता चला कि क्या स्थिति हुई। यही तो कारण था कि जो अस्थायी निवास और मूल निवास का ये था। अभी जो नौकरियां लग रही हैं, और जब वैकेंसी, जब लोग जा रहे हैं, और जब जखोली जा रहे हैं, गुप्त काशी जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जा रहे हैं, तब पूछेंगे तुम कहां से हो, तो कोई का नाम वाराणसी से। आप एम्स की बात करें, अब देख लीजिए, कहने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन हमारी भी स्वयं की सुरक्षा नहीं है, कब कोई क्या कर दे। बिल्कुल, हमारी भी तो जान है। बिल्कुल, हमारी भी तो जान है। जो ये गुंडे बदमाश इस प्रकार से हमको जीवित थोड़े ना रखने देंगे अगर इस प्रकार से हुआ। आप एम्स में जाइए, जिस दिन एम्स का उद्घाटन हुआ था, उस दिन पूरे उत्तराखंड ने मिठाइयां बांटी कि एम्स जैसा सस्ता हमारे पास आ गई है। भारत सरकार कह रही है कि हमने एम्स दिया उत्तराखंड को, और उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने एम्स दिया। अब वो तो दिया तो अच्छी बात हुई, लेकिन ये बताओ कि इस एम्स में उत्तराखंड को रोजगार कितना मिला? एम्स में रोजगार बाहर वालों को मिला, और बीमार भी अधिकतर बाहर वाले जा रहे हैं, और जमीन हमारी, जमीन तो कमल हमारी हुई ना। बिल्कुल। और हमको क्या लगी, उत्तराखंड में आपने बनाया। अब 700 आदमियों को आपने राजस्थान वालों को रोजगार दे, कौन आदमी है वो जो राजस्थान वालों को यहाँ रोजगार दे रहा है, पूरा बिहार वालों को यहाँ रोजगार दे रहा है? मैं उनका विरोध नहीं कर, वो भी इस देश के नागरिक है, लेकिन उनके पास भी तो उनका प्रदेश है। बिल्कुल, वो वहां रोजगार करे ना। ये तो हमको वहां मिले, बिल्कुल, हमको वहां नहीं मिल रहा है। आज जो है शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड सबसे आगे है। मैं समझता हूं कि हमारे देश के सब राज्यों में से आगे होगा, लेकिन उत्तराखंड के बहुत, आप जब 10-20 मास्टरों के नाम बता दीजिए जो यूपी में टीचर है। बिल्कुल नहीं है, यही है। तो जब नहीं है तो वहां का यहाँ कैसे है? तब जब यहाँ का वहां नहीं है तो वहां का यहाँ कैसे है? बिल्कुल। तो ये तमाम बातों पे जब तक हमने स्वयं आंदोलन नहीं किया तब तक नहीं हो सकता है। नेता को तो ये है कि अगर 4 आदमी चुनाव लड़ रहे हैं और 4 में से जिस एक ने अच्छा भाषण दे दिया, अच्छा जनता को बेवकूफ बना दिया, वो जीत जाएगा। बिल्कुल। और जिसने कम दिया वो पीछे रह जाएगा। बिल्कुल। मैं तो सोच रहा था परसों जब मैं विधानसभा में इस विधेयक पे चर्चा चल रही थी तो मैं सर फोड़ रहा था कि अगर मैं भी विधानसभा के अंदर होता तो मैं जान दे देता, चलने नहीं देता। मैं कहता ये आपने ये किस प्रकार की नागरिक सहायता की बात कर रहे हैं आप इसको, ये कानून किसने लगाया? पंचायत राज एक्ट किसने बनाया? महिलाओं को आरक्षण किसने दिया? और जनगणना किसने कराया? सारे काम तो सरकार ने कराए। बिल्कुल। अपने आप कर रहे हैं, अपने आप गलत कर रहे हो, गलत करेगा भी पीठ अपने आप थपथपा रहे हो। उसके लिए जनता से वोट मांगो, जनता दे भी रही है। जनता बोल भी रही कि इन्होंने अच्छा काम किया, जबकि मेरी नजर में तो कई अच्छा काम नहीं, मेरी नजर में तो बहुत बड़ी गलतियां हो रखी है। महिलाओं के साथ तो इतनी बड़ी गलती हुई कि आपने उनका हिस्सा छीन लिया। ये जो आप संविदा कर्मी है उनके साथ, जो शिक्षा बंधु है, शिक्षा मित्र है, उनके साथ ये जब आपने एक प्रकार की शिक्षा दी, तो वही बीएड तो कर रखा है। बिल्कुल। डिग्री तो वही है ना, और वही स्कूल है।
ऐसा तो है नहीं कि शिक्षा मित्र ने जो है अलग स्कूल से बीएड किया होगा, दूसरे ने अलग से किया होगा, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कि उसने जो है कोई अलग से पुस्तक पढ़ी होगी और उसने अलग से पढ़ाई की होगी। तो समान नागरिक संहिता जब आपने वहां देखा है, उस विषय को, उस टीचर को बनते हुए देखा है, तो उसके साथ भी अधिकारों को होना चाहिए था। और रोजगार के सारे पद खाली हैं, सारे पद को सृजित करें रोजगार में। रोजगार क्यों नहीं दे सकते हैं? उस पर आएंगे। कांग्रेस के नेताओं के घर, खासतौर पर हरक सिंह रावत के यहाँ छापेमारी हुई ईडी की आजकल। क्या लग रहा है कि सरकार टारगेट कर रही है कांग्रेसी नेताओं को, या वाकई में हरक सिंह रावत को आप देखते हैं कि ये वाकई में इन्होंने भ्रष्टाचार? मैंने कहा थी, देखो जी, ये तो ईडी जांच करी है और ईडी की या सरकार की गलतियों पे मैं नहीं जाना चाहूंगा। हमारा कहना तो यह है कि अगर राजनीतिक द्वेष भाव से आरक्षण जी से कोई कार्रवाई की जा रही है तो हम उनके साथ खड़े हैं, पार्टी उनके साथ खड़ी है। राजनीतिक द्वेष भाव से कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। और अगर सही मायने में कार्रवाई हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी को यह भी बताना होगा कि जब वो 5 साल आपकी सरकार में मंत्री रहे और जो अधिकारी थे वो भी आप ही के नौकर रहे, हमारा तो उन पे कोई कंट्रोल था नहीं, कंट्रोल तो आप ही का था। और लेन देन का हिसाब किताब भी आप ही के माध्यम से होता होगा। तो तब आप कहाँ थे? जब वो आपके साथ थे तब तो वो गलत थे। मैं ये कह रहा हूं कि हरक सिंह जी जब कांग्रेस में रहे और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रही, देख लीजिए आप, नजर डालिए कि जब निशंक जी मुख्यमंत्री बने थे और हरक सिंह जी नेता प्रतिपक्ष थे, तब जांच हुई, उस समय जांच हुई थी उनके खिलाफ। और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब जांच हुई। उसके बाद वो स्वयं भारतीय जनता पार्टी में गए, तब कोई जांच नहीं हुई। अब भारतीय जनता पार्टी से वो वापस आए, फिर वो तो जांच हुई। अब बीजेपी तो हर बार जांच करवाती रहती है। और ये पिछले रिकॉर्ड भी सरकार भी देखे और ईडी भी देखे। जो जहां तक मेरी नॉलेज है कि पिछली, चाहे ईडी ने जांच नहीं की होगी तो सीबीसीआईडी की होगी, विजिलेंस ने की होगी, अन्य एजेंसी ने की होगी, लेकिन जांच हुई है पहले भी। लेकिन तब हुई है जब बीजेपी हो रहा है। हरक सिंह इस प्रदेश का बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ा राजनीतिक नाम के रूप में है, तो इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी को कोई खतरा हो रहा होगा तो लोकसभा चुनाव की ताल भी उन्होंने ठोकी है। और लोकसभा की तो तमाम बातें हैं, तो बड़े स्तर की बात है। मैं छोटा आदमी हूँ तो बड़ी बात कहाँ करूंगा, लेकिन फिर भी यह है कि अगर किसी के द्वारा गलत हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ, तो भ्रष्टाचार की तो जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रदेश को बना रहे हैं बहुत से। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि भाजपा के भी तो बहुत सारे नेता हैं, उनके अंदर क्यों ईडी? आप देखो ना कि भाजपा की सरकार, मैंने आपको कहा नहीं कि भ्रष्टाचार का प्रदेश आई। आपको मैं भ्रष्टाचार की ना हो ना, मैं कह रहा हूँ ये हमें जानमाल की इबादत नहीं है। मैं हर दिन में 10 अरब रुपए का भ्रष्टाचार कर रहा हूँ। मैं तो चकुल बिलो का रहने वाला हूँ। मैं भ्रष्टाचार गिनाता हूँ और सरकार सुन ले आपके चैनल के माध्यम से, और एक भी अगर मेरा गलत है तो मुझे जेल डाले, मेरी जमान पे ताला लगाए। सबसे पहले यहाँ से लुठा गांव चिरबिटिया शुरू होता है रुद्रप्रयाग की विधानसभा का, वहां पर एक कृषि महाविद्यालय बना और उस कृषि महाविद्यालय को आप देख लीजिए वो कैसा भवन बना, खत्म हालत में है और उसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए, आज भी वो खत्म है। लेकिन वो तो आप ही की सरकार में। आप सुन लीजिए ना, मैंने उसकी अपनी दूसरी के सरकार की बात नहीं कर, मैं तो सामान्य कार्यकर्ता एक नागरिक होने के नाते आवाज उठा रहा हूँ। और भ्रष्टाचार किसी की भी तो क्यों नहीं जांच हुई? अगर हमारी सरकार में बना है तो हमको क्यों नहीं बंद किया? अगर मैंने खाया तो मुझे भी तो गिरफ्तार होना चाहिए था। बिल्कुल। तो उसमें सरकार की बात कहां से आ रही है? उसमें तो जांच एजेंसियों की तो कोई सरकार नहीं होती, उनको तो अपना काम करना है। तो किसी महाविद्यालय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। उसके बाद सैनिक स्कूल हमको मिला, तो उस सैनिक स्कूल में 20 करोड़ रुपए का एक ऐसा पुस्ता बना इस भारतवर्ष में, ऐसा उसमें पुस्ता बना हुआ है। 11 करोड़ रुपए जो भी बना होगा, जितना बना होगा, तो उस पुस्ते को देखने जाना था। तो उस किस एजेंसी ने बनाया, किस उद्देश्य से बनाया, और जिस दिन वो पुस्ता टूटेगा उस दिन वो केदारनाथ से बड़ी आपदा लाएगा, क्योंकि उसको टूटना ही है, वो खाली है, यूज में तो है नहीं वो। बिल्कुल। तो वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। तो ये आपका सैनिक स्कूल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। अब जवाहरी महाविद्यालय पे आते हैं। जवाहरी महाविद्यालय जब स्वीकृत हुआ था तो हमें बड़ा हर्ष हुआ, लेकिन जब उसका भवन बना महाविद्यालय का, तो वो तो एक उसमें रेत के टीले पे खड़ा किया गए। रेत के टीले पे था, वहां कोई जा नहीं सकता। बहुत सारे एजेंसियों ने सवाल भी उठाए, तो उसकी स्थिति ये रही। एक हमारी योजना बनी थी लस्तर बाया, और बदानेताल से लस्तर बाया नहर बनी थी, उस पे पाइप जा रखे करोड़ों रुपए के, और बदानेताल में पड़े हुए हैं।
वहां चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, जितने मुख्यमंत्री बने सब गए, बिल्कुल। और जितने डीएम गए बने सब जाते हैं बड़ा नेताल मेले में देखने। लेकिन वो पड़े हुए आज तक उन पे कोई काम नहीं हुआ, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। आप हमारे यहाँ जितनी सड़कें बनी हुई है, जितना भी नव निर्माण का काम हो रखा है, अब ये गिनाने के लिए तो बहुत लंबा टाइम, कहाँ से इतना जितना भी काम हो रखा है, चाहे वो सड़कों का हो चाहे किसी चीज का हो, सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। कोई भी काम नई तरीके से नहीं हुआ, चाहे वो किसी भी भवन किसी भी बिल्डिंग का निर्माण सरकार के द्वारा हुआ होगा। तो ये भ्रष्टाचार मैंने गनवा दिया। घर घर जल, घर घर नल, और नल में जल, उसमें जल। अब आप देखें, यही घर घर नल, इसे जल ने तो तीन रावत जी की सरकार खाई थी, उनका था वो। अब वो नल तो लग गए, क्योंकि नल तो किसी कंपनी से आपने एग्रीमेंट कर दिया कि भाई कोई रिश्तेदार रहा होगा किसी का नेता का, उन्होंने कहा जी ये नल की फैक्ट्री लगाते हैं और ऐसे चलेगी कैसे, उन्होंने कहा इसमें चलाते हैं इसको। नल तो लगा दिए, पर जल कहाँ है? कौन से नल में है जल? कौन से घर के नल में है जल? चलिए जल मेरे क्षेत्र में, हमारे जकोली में जो नल उससे पहले थे, जो पानी के स्रोत पहले से थे, और उस घर घर नल घर घर जल से पहले जो बने हुए थे, उनपे तो थोड़ा बहुत जो आ रहा है उससे गुजारा हो रहा है। लेकिन उसके बाद जो घर घर नल जल बने, तो उसमें ऐसा ही जल आया कि भ्रष्टाचार हुआ, सबने खाया कमाया सब। वहां भी ईडी की जांच होनी चाहिए। नल सो के पड़े हैं, और नहीं पड़े हुए तो हमारे गिरोबान पकड़े, ले चलिए आप हमको, हम बताते हैं। जब पानी का स्रोत ही नहीं है तो घर घर तो आप नल लगा दें, जल तो स्रोत देगा ना। जल में तो आप भ्रष्टाचार नहीं कर सकते ना। वहां तो आपने कमीशन खा करके पैप पहुंचा दी, पैपों की गाड़ियां जा रही है, 20 गाड़ियां वहां से जा रही है, चढ़ाई पे चढ़ रही है, उसमें पैप ही पैप, वहां 50 गाड़ियां वहां जा रही है, उसमें पैप ही पैप, और पानी एक बूंद नहीं। तो इस प्रकार की समस्याएं हैं। तो कहीं ना कहीं आपने तो एक छोटे से ब्लॉक जखोली की समस्या, हाँ, पूरे जनपद और प्रदेश भर की जनपद की स्थिति अगर आप देखें, प्रदेश की देखें, और उसमें भी क्या कहूं मैं, तो बहुत अभी देख लो आप, परसों मुख्यमंत्री जी अगस्त में नहीं गए थे, बड़े हर्षोल्लास से लोग मुख्यमंत्री जी के पास है। राजा के पास पूरी जनता जाती है, पूरी प्रजा जाते हैं, चाहे वो किसी दल के है, कुछ किसी विशेष की है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी वालों ने कहा कि जी ये बीजेपी का फंक्शन था, बहुत भीड़ हो गई। वो भीड़ बीजेपी के फंक्शन की नहीं थी, वो मुख्यमंत्री जी के पास जनता गई थी अपना काम करवाने के लिए, और कितना बेइज्जत होना पड़ा, कितनी बेइज्जती से जनता को कितना बड़ा ठेस पहुंचा होगा। और सबसे बड़ी ठेस ये पहुंची कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने इतनी 1000 करोड़ का उद्घाटन कर दिया, ये कर दिया, वो कर, जकोली का कहीं वहां भी नाम नहीं था। और भीड़ सारे आप जकोली से ले गए। जकोली की माता बहनों को आपने किस हिसाब से उनको अब क्या किन शब्दों का प्रयोग करें, कैसे करें, इस प्रकार से आपने बेइज्जत करके हमको भेजा है। और फिर आप वहां भी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमारे फंक्शन में भीड़ थी, आपके फंक्शन में भीड़ थी, तो किस प्रकार की भीड़ थी? एक आखिरी कमेंट हल्द्वानी मामले में लेंगे आपसे, क्योंकि हल्द्वानी में बहुत बड़ी हिंसक घटना इन दिनों हुई है, उपद्रव वहां पे हुआ। एक समुदाय विशेष के लोगों ने, क्योंकि सरकार उनकी मजारे और वो तोड़ने जा रही थी, अतिक्रमण बताया जा रहा कि अतिक्रमण था और उसको तोड़ने जा रही थी, लेकिन वहां पे जो हिंसक घटना हुई है उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि उत्तराखंड के इतिहास में इस तरह की घटनाएं बहुत कम हुई है, राज्य आंदोलन के दौरान हुई है और उसके बाद अभी देखने को मिल रही है। ये घटना जो थी, ये तो इनको मैं देशद्रोही मानूंगा। इन्होंने जो घटना की है बहुत अच्छी घटना इन्हें थी, इसका बहुत अच्छा संकेत ले जाता है। उत्तराखंड हमारी देवभूमि है, और यहाँ आप देख लीजिए कि यहाँ ऐसी घटनाएं बहुत कम होती नहीं। हमारी देवभूमि, हमको लोग देवता मानते हैं, और इस प्रकार से घटनाएं होती तो खेदजनक है। और इस पे शासन प्रशासन सख्त रवैया अपना रहा है, समाचार पत्रों के माध्यम से हम भी देख रहे हैं। और समाचार जो दोषी हैं उनको पकड़ दिया जाना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई कर देनी चाहिए, और सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ऐसी हम सरकार से आशा करते हैं कि जो भी दोषी हो, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। हमने तो कहा कि हम तो महात्मा गांधी के पद चिन्हों पे चढ़ने वाले हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। लेकिन उस भाई में अगर कोई गलत निकल जाता है, या कोई देश के या प्रदेश के खिलाफ या जनमानस के खिलाफ कोई काम करता है, तो उसको तो दंडित होना चाहिए। कानून इसलिए तो बना हुआ है। एक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट लगातार पुलिस और प्रशासन के पास जा रही थी। मैंने पढ़ा था कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट बहुत पहले आ गई थी कि अगर आप इस प्रकार से कार्य करें तो भटक सकता है। लेकिन इंटेलिजेंस ने सरकार को रिपोर्ट दी तो सरकार अंधी बहरी है, मैं तो अंधी बहरी कहूंगा।
कहाँ रिपोर्ट काम हुआ, उस पे काम होता तो उसको उठाया जा सकता था। अब एलआई आपके पास थी, एलआई तो सरकार की सबसे बड़ी एजेंसी एलआई होती है। मैं तो समझता हूँ कि चाहे आपकी ईडी है, चाहे सीबीआई है, चाहे सीबीसीआईडी है, इससे बड़ी तो एलआई आपके पास है कि एलआई तो आपको गोपनीय रिपोर्ट देती है। ये तो दूसरी एजेंसी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बाद में काम करती है। एलआई को तो पहले भ्रष्टाचार का भी पता चलता है कि कौन कहाँ खा रहा है, क्योंकि एलआई तो आपके हर घर में है ना। ईडी तो आपकी देश की एजेंसी है, सीबीसीआईडी देश की एजेंसी है, वो एक जगह पर होगी। देखिए एलआई तो हमारे बचवाड़ में भी है, आपके गोपेश्वर में भी है, आपकी बरानी में भी है, आपके चिलबेटे में भी, हर जगह एलआई लगी हुई है। और एलआई को पता है कि कहाँ पर क्या भ्रष्टाचार होता है, रिपोर्ट सरकार को भेज रही है। बिल्कुल। तो उस पर आपने कार्रवाई नहीं की, तो आपने क्यों एलआई को रखा हुआ है? क्यों आप उनसे रिपोर्ट मांग रहे हैं जब उनकी रिपोर्ट पे आप कार्रवाई नहीं करते हैं? तो उन पे भी आपको भरोसा करना चाहिए था। बिल्कुल। तो ये तमाम किस्म की बातें हैं। वहां तो जो भी दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। और जहां तक अतिक्रमण की बात हुई तो हाई कोर्ट का मामला है, और हमने ये भी कहा था कि भाई पहले से जब ये दुकानों को, बाजारों को तोड़ रहे थे, तो हमने ये कहा था कि अतिक्रमण में आप उसी आदमी को दोषी क्यों मान रहे? मेरी ये मकान है और इस मकान पे अगर आकर के कोई बिस्तर लगा देता है तो 10 साल तक ले जाता है, और 10 साल बाद मैं कोर्ट जाऊं तो क्या वही दोषी है? मैं नहीं हूँ दोषी। मैंने जब अतिक्रमण हुआ तो मैंने क्यों नहीं कार्रवाई की? अगर वन विभाग की भूमि पे अतिक्रमण हो रखा है तो वन विभाग किस लिए था? बिल्कुल। किसकी सहमति पे हुआ अतिक्रमण? क्यों होने दिया अतिक्रमण? वो विभाग किस लिए था? कहाँ से हुआ था? उस समय वहाँ कौन से रेंजर की ड्यूटी थी, कौन से डेपो की ड्यूटी थी, कौन फौजदार था वहाँ? उन पे भी कार्रवाई हो किसके सरकार में हुआ है? वो जो हुआ चाहे मंदिर बना, चाहे मस्जिद बना, चाहे दुकान बनी, चाहे कोई बाजार बना, तो उस कर्मचारी की सहमति से बना ना, जो चौकीदार रखा हुआ था। तो वन विभाग का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छूटा हुआ है जहां पर चौकीदार ना हो। कोई ऐसी नर्सरी नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है कि जहां जहां वन भूमि में है वो तो चिन्हित किए गए हैं, वन विभाग के मुनारे हैं, और चौकीदार को समझेगा ये मुनारे तक, इस मुनारे तक तेरी ड्यूटी है, उस मुनारे से उस मुनारे तक तेरी ड्यूटी है। उसके बावजूद भी आपकी भूमि में कब्जे हो रहे हैं, तो किसके सहमति से हो रहे हैं? छोटा सा तो हमारा प्रदेश है, एक ही नजरों में एक ही दिन में सारा प्रदेश घुमा जा सकता है, सारा प्रदेश देखा जा सकता है। जितना हमारा प्रदेश है उतने तो लोगों के जिले है। बिल्कुल। तो इसको नहीं संभाल पा रहे हैं आप, तो तब उस प्रकार से कह रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे जकोली के पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख अर्जुन सिंह गहरवाल जी, और खासतौर पे मूल निवास भू कानून को लेकर जो बातें इन्होंने कही है, क्योंकि उत्तराखंड के जल जंगल जमीन पर यहाँ के मूल निवासियों का पहला अधिकार है, और उत्तराखंड प्रदेश की अवधारणा भी उसी तर्ज पे चली थी जब इस प्रदेश का निर्माण किया जा रहा था। जब इस पर्वतीय प्रदेश के निर्माण की सोच रखी गई थी तो उसके पीछे भी वही था कि पर्वत में पर्वतों जैसी नीति बने, पहाड़ के हिसाब से नीति बने, यहाँ के जल जंगल जमीन पर यहाँ के नागरिकों का अधिकार हो, हमारे संसाधनों का उपयोग हो, और उससे रोजगार के संसाधन पैदा हो, और यहाँ से पलायन कम हो, पहाड़ में ही लोगों को रोजगार मिले। लेकिन 24 साल गुजर जाने के बाद भी इस राज्य में वो सब चीजें नहीं दिखाई दी, और इसके इतर जो मैदानी भाग हैं उनमें बड़ी संख्या में विकास हुआ है। पहाड़ों के लोग मैदानी क्षेत्रों में आके बस गए हैं। तो ये पर्वतीय प्रदेश के लिए कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है, और नीचे से जो बड़े धन्ना सेठ है वो अब पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं, पहाड़ों की जमीनों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। तो ये पहाड़ के जो मूल निवासी हैं उनके जीवन पे बहुत बड़ा संकट है। उसी को लेकर जो अर्जुन सिंह गहरवाल जी ने भी बातचीत कही है, कहीं ना कहीं सरकार को इसको अमल में लाना चाहिए। आप बने रहे हमारे साथ, एक नई रिपोर्ट में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।